आपने एक बड़ी अहम बात की है कि इनकी जो लीडरशिप है या इनकी जो पौध है वो मुख्तलिफ जनरेशन आ गई है और उनकी अप्रीहेंशंस और उनके रवैये मुख्तलिफ हैं पुरानी जनरेशन से, जिसकी एक मिसाल ये है कि 2004 तक शेख जैद बिन सुल्तान जो था वो हुक्मरान था और उसकी मौजूदगी में यूएई प्रो पैलेस्टाइन था। लेकिन उसके बाद हमने जब देखा कि 2018 की हम बात अगर ले लें तो इसराइल की सकाफत और खेल की मिनिस्टर जब वहां गई है यूएई में, तो वो मिनिस्टर जो कहती थी कि बाहर के लोग हैं वो कैंसर की तरह है हमारे मुल्क के लिए। इसराइल का ये है कि इसराइल बहुत बुरी तरह शिकार है लेजिटिमेसी लेने के लिए, क्योंकि वो घिरा हुआ है ऐसे ममालिक के साथ जो उसको नहीं मानने को तैयार। चूंकि इन्होंने ज्यादती तो की है, उनके सारे जमीनें छीन के लोगों को मार के निकाल के उन्होंने कब्जे वहां पे किए हैं और सेटलमेंट्स पे सेटलमेंट्स बनाते चले जा रहे हैं। चाहे है जॉर्डन की हुकूमत, देखिए मैं खुद जॉर्डन में रहा, मुझे वहां के हालात पता है। तो उर्दन की 50% आबादी फलस्तीनी है सिर्फ, और बाकी 50% उनके जो ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब्स भी जो हैं उनमें से मेरा अपना ख्याल है 80% इसराइल को अच्छा नहीं समझते जी। तो इसलिए ये चाहे ये वो मुल्क हैं जिन्होंने उसको उसके साथ उसके ताल्लुकात हैं, बाकियों के साथ तो ताल्लुकात नहीं है। सीरिया शाम है उसका दूसरा निहायत कशीदा ताल्लुकात, उसके बाद उनका दूसरा लबनान है, निहायत कशीदा ताल्लुकात। फिर आप खित्ते में चले जाइए, खित्ते में कतर है वो उनके सख्त खिलाफ है, तुर्की उनके सख्त खिलाफ है, ईरान उनके सख्त खिलाफ है, पाकिस्तान भी कोई उनके हक में नहीं है, पाकिस्तान भी उनके खिलाफ ही है। तो इसलिए आप फिर एक एक मुल्क को चुन के आप शुक्र करेंगे, शुक्र के हमारी लेजिटिमेसी इस तरह दूर हो रही है, हमें लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनका ये ख्याल था कि जैसे यूएई इसको रिकग्नाइज करेगा, आपने सही कहा कि ये पीछे से उसे पर्दा ये कर रहे थे क्योंकि इनसिक्योर है, यूएई बहुत इनसिक्योर मुल्क है। इसलिए कि उसके बाद धड़ाधड़ ममालिक जो हैं, सऊदी अरब अभी आएगा वो कर लेगा, उसके बाद सूडान आ जाएगा, बहरीन आ जाएगा, किसी ने भी नहीं किया क्योंकि सऊदी अरब ने तो कह दिया कि नहीं, वो आप जो अरब अकॉर्ड था 2002 का जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीनियों की अपनी रियासत होगी, हम उसके पाबंद हैं, वो तो नहीं माने। बात दूसरे ममालिक ने तो कोई उनके पीछे वो नहीं आए। दूसरी मैं आपको बात बताऊं, इनका जरा आप थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जो जहां लोगों को नहीं पता ना ही उस पर बात करते हैं। जैसे ही अरब स्प्रिंग आई 2011 में, उसके सबसे बड़े दुश्मन अरब स्प्रिंग क्या थी, अवाम खड़े हुए सारे ममालिक के कि हमें आज़ादी दो, आइन हमारा होना चाहिए, हमारे इंसानी हकूक होने चाहिए, फ्री प्रेस होनी चाहिए, फ्री इलेक्शन होने चाहिए। मिस्र में हुए भी, सदर मुर्सी मुंतखब होके आए। इन दोनों ने, सऊदी अरब यूएई ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च के और मुर्सी की हुकूमत को टॉपर करवाया एक फौजी डिक्टेटर से जो आजकल इनका एलाई बना हुआ है। इसलिए देखिए ना, इन ममालिक में ये जो गल्फ के ममालिक हैं, क्योंकि इसराइल की गल्फ के ममालिक के ऊपर ज्यादा नजर है। आपने सही कहा कि उर्दन के साथ और उसके साथ मिस्र के साथ तो सरहदें मिलती हैं, जंगे भी लड़े हुए हैं और फिर उन्होंने इलाका वापस भी किया था मिस्र। इनके साथ कौन सी इन्होंने जंग लड़ी है या इनके इलाके में देने हैं? ये जो ममालिक हैं इनमें ना कोई पार्लियामेंट है, ना वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, ना वहां पे कोई शख्सी आज़ादी है, किसी की जुर्रत नहीं कोई बात भी करे, ना ही वहाँ आइन है जो ये कहे कि हुक्मरान जो हैं उनके अख्तियारात कितने हैं और कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ पे खत्म होते हैं। अथॉरिटेरियन है ये और जमहूरियत के सब खिलाफ हैं। इसलिए वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसे मुल्क को चाहते हैं जो इसे असल। यहाँ मैं जल्दी से एक बात कहता हूँ, देखो जो इसराइल को दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका अगर इमदाद देता है तो वो इसराइल को देता है, फौजी भी और इक्तिसादी भी है। अगर आप उस इमदाद को हटा दो तो इसराइल नहीं खड़ा हो सकता अपने पाँव के ऊपर। ऐसे इन्होंने गुब्बारे में हवा भरी हुई है। डॉक्टर फारूक इस्लाम, जिस तरीके से आपने इसका इशारा किया है, हम देख रहे हैं कि यूएई का जो मशरिक़ वस्ता के अंदर रवैया है वो बहुत अग्रेसिव है, चाहे वो लिबिया की सूरत हाल हो, वो सीरिया का मामला हो या इजिप्ट का मामला हो। इसके साथ साथ जो थोड़ी बहुत जमहूरी रियासतें हैं जिस तरह तुनीजिया है, हम देख रहे हैं तुर्की है, कतर है, यहाँ पर भी ये जमहूरियत के खिलाफ एक रविश इख्तियार करते हैं, प्रॉक्सीज के जरिए चीजें करते हैं। तुर्की के अंदर भी इन्होंने कुर्दों को सपोर्ट किया, उनको आर्म्स देने का इनके ऊपर इल्जाम है। और इसी तरह यमन में भी इन्होंने हुतीज के खिलाफ जो है एक जंग लड़ी जिसमें इतने लोग मारे गए और अभी तक वो कैजुअल्टीज जारी हैं। लिबिया के अंदर इन्होंने जनरल हफ्तार की सपोर्ट करी है प्रॉक्सीज के जरिए। तो आपको क्या लग रहा है सारी हालात के अंदर ये पीस सिर्फ एक कॉस्मेटिक लफ्ज नहीं है, पीस मुआहिदा?
पीस माहिदा तो फ्रॉड, पीस माहिदा का एक्चुअली मतलब है सरेंडर का माहिदा। लेकिन आपने ये बात की, मैं जरा उसको दो चार मैं नाम ले लेता हूँ। ये हमास के खिलाफ हैं, जो अपनी बका के जंग लड़ रही है और फिलिस्तीनियों के लिए और अपनी जान बचा के और कुर्बानियां वो दे रहे हैं। ये इनके सब दुश्मन हैं, इनको ये दहशतगर्द तंजीम कहते हैं। उसके बाद ये अखवान मुस्लिमीन के दुश्मन नंबर 1 हैं, उनको भी ये दहशतगर्द तंजीम कहते हैं। जिसका उम्मीदवार मिस्र का सदर बना, जिनकी हुकूमत ट्यूनीशिया में भी है, और जो अल्जीरिया में भी इलेक्शन जीते थे, और जॉर्डन में भी उन्होंने 89 में बहुत सीटें ली थी, उनको ये दहशतगर्द इसलिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो मुल्क से ये उनके दुश्मन है। उसके बाद हिजबुल्लाह के ये दुश्मन है, जो लबनान को इसराइल से बचा रहा है। यानी जो भी तारीख के तहरीकें हैं आज़ादी की, ये उसके दुश्मन नंबर 1 हैं, और उन्होंने उसको दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है अपने उस जो इनका कहना ये है कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। तो इसलिए आपने जो बात की लिबिया की, और यमन में देखिए ना, यमन का इनका जो धड़ा, वो सऊदी धड़े के साथ उसने लड़ाई शुरू कर दी और बड़ी मुश्किल से उनकी सीज फायर हुई, लेकिन कशीदगी वहां जारी है। मतलब है जंग के अंदर जंगी आबादी 1.5 मिलियन है। लाहौर की आबादी आपको पता है कितनी है? 14 मिलियन। 1.5 मिलियन अमराती हैं। जरा एक और बात सुन लें जो आपकी दिलचस्पी के लिए होगा। 72% मेल हैं और 28% फीमेल हैं। आपने कभी ऐसा रेशो देखा है किसी और मजहब मुल्क में? नहीं, हमेशा 50-50 का होता है या 40-60 का होता है। वो मैं वजह बता, 28% फीमेल्स हैं, 72% मेल्स हैं। वजह यह है कि इसमें हम काउंट मिला रहे हैं ना एक्सपेट्रियट्स को, तो एक्सपेट्रियट्स को 85% तो एक्सपेट्रियट्स की आबादी है, तो वो अपने बीवी बच्चों को नहीं लाते जब वहां पे वो मजदूर वगैरह काम। लेकिन फिर भी आप देखिए अनबैलेंस सोसाइटी है। रिलेटेड एक बहुत अहम बात है, जितने भी आप जर्मनी का रिस्पांस देख लें, आप यूके का रिस्पांस देख लें, आप और जो ममालिक इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो एक लफ्ज के पीछे पड़ गए हैं, और जो कि गलत लफ्ज है। वो कह रहे हैं कि इस तरह वेस्ट बैंक के ऊपर जो आबादकारी है इसराइल की, वो रुक जाएगी, लेकिन उन्होंने सस्पेंशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कैंसिल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, और उन्होंने ये वाजिया तौर पे कहा है कि ये वाकई अभी भी टेबल के ऊपर चीज है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं इस तरह की टर्मिनोलॉजीज के इर्द गिर्द घूम के नैरेटिव को बदल के? देखें, बेवकूफ ये सिर्फ अपने आप को बना रहे हैं। अगर आपने हमारे वजीर आज़म इमरान खान का सुना हो, इंटरव्यू सुना हो अल जजीरा के साथ, उन्होंने कल ही दिया है, उन्होंने एक बात कही थी, इसमें थोड़ी सी गुजार दूं। उन्होंने कहा था कि वो भी मसला तो हल नहीं होगा ना, आप जितने मर्जी उसको रिकॉग्नाइज करते जाएं, आप जितने मर्जी करते जाएं मुल्क, मसला तो फलस्तीनियों का नहीं हल होगा। देखिए होगा फिर क्या। इस वक्त आबादी जो है फलस्तीनियों की टोटल, इवन जो इजराइल के अंदर रहते हैं और वेस्ट बैंक में और गाजा में रहते हैं, उनकी इजराइल से ज्यादा है। तो इजराइल जब उसको एक मुल्क नहीं बनने देगा तो उसको फिर जम करना पड़ेगा इनको अपने रियासत के अंदर। जब वो जम करेंगे या तो वो उनको कॉलोनाइज कर लेंगे। आजकल मुझे बताइए दुनिया में कौन सी कॉलोनी है सिवाय कश्मीर के, फलस्तीन के? दुनिया इसको नहीं मानेगी। अगर जब आप कॉलोनाइज करते हैं तो वहां पे मज़ाहमत की एक लड़ाई भी शुरू हो जाएगी, जो इजरायलियों के ऊपर मुसलसल प्रेशर रखेगी उनकी हर चीज पे। दूसरा उनके पास ऑप्शन ये होगा कि वो आज़ाद इलेक्शन कराएं और जिसकी अक्सरियत हो उसको हुकूमत दे दें। तो इसका मतलब है कि इनका जो बड़े जो सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी कि हम जूइश स्टेट हैं, तो जूइश स्टेट तो खत्म होगी ना, ठीक है, उसको आइडेंटिटी खत्म हुई। ये इनको बातें ओबामा के जमाने में जॉन कैरी भी इनको कहता रहा बार बार कि आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को बर्बाद कर रहे हैं। आप उनकी रियासत बनने दें अलहदा, आपकी अपनी रियासत होगी, इनकी